हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक नई पहल करने जा रहे हैं जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और हम केवल इन टॉपिक्स पर केवल उन बातों को लेकर डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर एग्जाम में उस पॉइंट से अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछा जाए, चाहे सिविल सर्विसेज या पीसीएस मेंस में पूछा जाए, उन्हीं टॉपिक्स पर और उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आजकल जेन-जेड बहुत चर्चा में है। आपने देखा होगा कि चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो या किसी भी माध्यम से जब देख रहे होंगे, तो जेन-जेड बहुत चर्चा में है। हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जेन-जेड है क्या। देखिए, जब भी हम जीएस में कोई टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हम उस अक्षर को देखकर हम ये जानने का प्रयास करें कि वो शब्द है क्या, और फिर हम ये देखें कि अगर कोई शब्द है तो वो उत्पन्न कहां से हुआ है, ऐसे कौन से कारण थे जहां से वो उत्पन्न हुआ है, फिर वो घटना क्या है। इस तरह से हम लोग जीएस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जेन-जेड है क्या। अगर हम जेन-जेड को देखने का प्रयास करें कि ये है क्या, तो इसके पीछे का हमें बैकग्राउंड पहले समझना होगा कि ये शब्द आया कहां से है। तो जेन-जेड जो संबंधित है वो नेपाल हिंसा से संबंधित है। आजकल आपने चाहे न्यूज में देखा हो, चाहे आपने सोशल मीडिया में देखा हो, अखबार में देखा हो, तो नेपाल में हिंसा हुई, वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वहां पर यह प्रोटेस्ट हुआ क्यों था। वहां पर प्रोटेस्ट का मुख्य कारण था कि नेपाल की जो जनता, जिन्होंने नेताओं को चुनकर या हम कहें मंत्रियों को चुनकर जो सरकार बनाई, वो सरकार लगातार वहां की जनता की मांगों की और उनकी जो भी नीति या योजनाएं हैं उनको अनदेखा कर रही थी। लगातार जब जनता को अनदेखा किया, उनकी मांगों को पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से वहां के युवाओं में लगातार आक्रोश पनपता रहा। देखिए, कहीं पर भी अगर विद्रोह होता है तो उसके पीछे जो आक्रोश उत्पन्न होता रहता है वो कोई इंस्टेंट घटना नहीं होती है। वो आक्रोश एक काफी लंबे समय से पनपता है और फिर एक समय के बाद उसमें कोई ऐसी घटना घटित होती है जो उस आक्रोश को विद्रोह में बदलने का प्रयास करती है। आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से कुछ बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें लगातार भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न था, फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसने विद्रोह का रूप ले लिया। सेम घटना नेपाल की है। नेपाल में लगातार सरकार के द्वारा मांगों को अनदेखा किया जाने के कारण वहां के युवाओं में, वहां की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसने विद्रोह का रूप तब ले लिया जब वहां पर नेताओं के लग्जरियस लाइफ को उन्हीं के बच्चों ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसने उस आक्रोश को विद्रोह में परिवर्तित करने के लिए एक चिंगारी का कार्य किया। वहां पर क्या किया कि नेताओं की जो लग्जरियस लाइफ थी, नेता या मंत्री लोग या गवर्नमेंट उसको मीडिया के सामने नहीं लाते हैं, लेकिन वहीं पर उनके बच्चों ने, जो बच्चे आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, जो बच्चे बहुत ही लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, जब उन्होंने अपनी इन सुविधाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ये सब बातें नेपाल के युवाओं को पता लग गई। नेपाल के युवा, नेपाल की जनता, जिन्होंने उन नेताओं को वोट देकर वहां तक पहुंचाया इसलिए कि वो उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, उनकी मांगों को मानेंगे और उनके जीवन को सुविधाजनक बनाएंगे, वहां उस पर ध्यान न देने के कारण, बल्कि अपनी लग्जरियस लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ को जब उन्होंने अच्छा बनाया और अपनी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसी बात ने वहां के युवाओं में आक्रोश उत्पन्न किया। और उसमें जब युवाओं को यह पता लगा कि उनके बच्चे किस प्रकार लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और किस प्रकार से वो विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसी घटना ने युवाओं में जो आक्रोश था उसको विद्रोह में परिवर्तित करने का काम करा। अब हम ये देखेंगे कि जब इस बात की जानकारी नेपाल के युवाओं को हुई और वो संसद की तरफ, सरकार की तरफ जब बढ़े, तो उसमें शामिल जितने भी लोग थे वो सब युवा, यंग जनरेशन के लोग थे। उनकी जो एज थी वो लगभग 16 से 40 वर्ष की एज के लोग थे। वो सब 16 से 40 वर्ष की उम्र के लोग थे, सारे लोग युवा थे। उस जो युवा जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है,
उन्हीं को जेन जेड कहा गया और उन सभी प्रोटेस्टर्स को जेन जेड प्रोटेस्टर्स कहा गया। तो आपको जब मैंने ये बताया कि नेपाल हिंसा कैसे हुई और नेपाल हिंसा क्यों हुई और वहां पर जो विद्रोह करने आए, जो सरकार के समक्ष जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सब कैसे थे? सभी यंग जनरेशन के लोग थे। तो उन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा गया? जेन जेड कहा गया। तो ये जो जेन जेड थे, ये 16 से 40 वर्ष के सारे ही युवा थे। अब दूसरी बात ये होती है, चलो वहां के युवाओं ने विद्रोह तो किया, लेकिन हमने ये देखा न्यूज में कि वो विद्रोह अगजनी में और हिंसा में परिवर्तित हो गया। तो ये विद्रोह जो है, जब युवा सामने आए अपनी मांगों को लेकर, तो वो आखिरकार अगजनी में परिवर्तित कैसे हुआ? अगजनी में परिवर्तित होने का कारण यह था कि जब युवा सामने आए तो वहां पर सेना ने, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के कारण युवा और भड़क गए और उन्होंने भी वहां पर अगजनी करने का प्रयास किया। अगजनी करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अगजनी की। वहां पर संसद को जला दिया, वहां पर जेल को तोड़कर वहां से कुछ कैदियों को, कुछ को नहीं बल्कि 13,000 कैदी, जिनमें कोई ऐसे छोटे क्राइम करे हुए हो सकते थे, कुछ बड़े क्राइम करे हुए हो सकते थे, कुछ बड़े आपराधिक यानी कि हम कह सकते हैं कि आतंकवादी लेवल के भी वहां पर कैदी हो सकते थे, उनको भी वहां पर उन्होंने भगा दिया। दूसरा, कुछ न्यायालय में भी उन्होंने जला दिया। अब भाई, अब बात यह है कि ये सारी अगजनी युवाओं ने की, क्यों की, नहीं की, या कैसा है? वहां पर कोई आतंकवादी तो उसमें शामिल नहीं था कि जिसने अगजनी की, जिसने न्यायालय में जाकर आग लगा दी, जिससे कि सारे वहां के डॉक्यूमेंट्स जल गए। इन सब पर देखो कोई स्पष्टीकरण तो है नहीं, लेकिन जो चीजें हमें सामने दिखी उस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रोटेस्ट जब हुआ, उसमें संसद को जला दिया गया, उसमें न्यायालय को जला दिया गया, उसमें जेल को तोड़कर सारे जो कैदी थे वो सब फरार हो गए। अब ये सारी घटनाएं प्रोटेस्ट की हुई। तो हमारे सामने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है वो ये बनता है कि जेन जेड है क्या? तो जेन जेड युवाओं का एक समूह है जिसमें सारे ही यंग जनरेशन के लोग शामिल थे। उन्हीं को जेन जेड प्रोटेस्टर्स कहा गया। और ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? ये भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था। ठीक, जब युवाओं की नेपाल के युवाओं की मांगों पर जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसको लेकर यह प्रोटेस्ट हुआ था। अच्छा, हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इस आंदोलन के, इस प्रोटेस्ट के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं और कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। इससे विभिन्न देशों की सरकारों को यह सोचने पर थोड़ा सा ये सोचने की वो कोशिश करेंगे कि हमें जिस जनता ने चुनकर हमें ये पद पर बिठाया है, तो हम उस जनता के लिए कुछ प्रयास करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश की जनता में विद्रोह, आक्रोश उत्पन्न हो सकता है और वो आक्रोश विद्रोह का रूप ले सकता है। ऐसा सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन सकता है और वो अपने अपने देश में कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास जरूर करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं हम देखें कि जब प्रोटेस्टर्स ने जब वहां पर अगजनी की, जब वहां पर कैदियों को भगा दिया और न्यायालय में आग लगा दी, इससे कुछ हमें निगेटिव भी एस्पेक्ट, यहां पर कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी जन्म लेते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करके सरकार पर दबाव हम बना सकते हैं। हम सरकार से ये कह सकते हैं कि हमारे कार्य को ये करके दो, नहीं तो हम संसद के चारों ओर घेरा लगा देंगे, हम अपनी मांगों को मनवाए बिना उठेंगे नहीं। ऐसा करने का अधिकार है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप संसद को जला दें तो इसका अर्थ यह हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से आपने अपना ही नुकसान किया। क्योंकि वास्तव में जितनी भी सार्वजनिक चीजें हैं वो किसी भी देश की जनता से लिए गए टैक्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं, टैक्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब जब संसद को जला दिया गया, और दूसरी बात अगर हम ये देखें कि जब जेल से कैदियों को रिहा किया गया, हो सकता है कई सारे कैदी कुछ छोटे मोटे अपराध में आए हों, चोरी में आए हों या किसी भी घरेलू कारणों से वो जेल में आए हों, लेकिन ऐसा भी है कि वहां पर जेल में बहुत बड़े आतंकवादी भी हो सकते थे।
अब जब वो आतंकवादी भागे तो वो किसी ना किसी देश में या नेपाल में ही शरण लेंगे। अब जब वो कहीं पर शरण लेंगे तो उनसे आस पड़ोस के देशों को या स्वयं नेपाल की जनता को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर से वो कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाओं को घटित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा जो हमने प्रोटेस्टर्स ने किया कि जेल से कैदियों को रिहा कर देना, इसे हम थोड़ा सा गलत रूप में ले सकते हैं। वहीं जहां हमने देखा कि न्यायालय में, क्योंकि एक सरकार और न्यायालय थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सरकार में वही मंत्री हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है, लेकिन न्यायालय में वो हैं जो पढ़ लिख कर न्यायाधीश बने हैं और वहां पर न्याय करने का प्रयास करते हैं और न्याय करते भी हैं। तो हमें न्यायालय को नहीं जलाना चाहिए था। अब जैसे हमने न्यायालय में जब न्यायालय को जला दिया गया, उसमें ऐसे भी कुछ दस्तावेज होंगे जिससे किसी को न्याय मिल सकता, जिससे किसी की परेशानियां दूर हो सकती। अब न्यायालय में क्या बचा क्या नहीं बचा ये तो पता नहीं, लेकिन हां, अगर आगजनी हुई है तो वहां पर उनके दस्तावेज भी समाप्त हो गए होंगे। अब नेपाल के ही जो लोगों का केस वहां पर चल रहा था, उनको अब समस्या का सामना फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि दस्तावेज रहे नहीं। अब फिर से वो सबूत जुटाएंगे या फिर से अपना केस लड़ेंगे, जैसा भी आगे होता है। अब देखो कैसा होता है। अच्छा, परिणाम ये हुआ कि अब वहां पर सरकार को तो संसद को डिसॉल्व कर दिया गया। वहां के संसद को डिसॉल्व करने के बाद अब वहां के राष्ट्रपति जी ने, रामचंद्र पौडेल, वहां के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने शीतल भवन में, वहां पर एक शीतल भवन है, उस शीतल भवन में पूर्व न्यायाधीश, नेपाल की पूर्व न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, पूर्व न्यायाधीश है सुशीला कार्की, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री का मतलब यह हुआ कि अभी तुरंत चुनाव तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन सत्ता कौन संभाले। तो ऐसी स्थिति में हम अंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। तो आप जब जैसे पॉलिटी का ये एस्पेक्ट आता है, तो आप लोग इस बात को अपने बुक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि अंतरिम सरकार क्या होती है, किस स्थितियों में ये बनाई जाती है और आगे कैसा होता है। इन सब बातों को आप लोग अपनी बुक में पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन अंतरिम जो प्रधानमंत्री बनाई गई है और साथ में 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा वहां पर प्रावधान है। इसको 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में सुशीला कार्की को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है और आगे लगभग 6 महीने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया और मार्च 2026 में चुनाव होकर दोबारा संसद का गठन किया जाएगा, ऐसा अभी तक सूचना है, ऐसा अभी तक कहा गया है। और जो ये बैठक हुई थी जिसमें सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया गया, इसमें जेनजेट प्रोटेस्टर्स भी शामिल थे। वो इस बात पर सहमत हुए कि अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो अभी तक की ये घटना नेपाल में चल रही है। तो हमने ये जाना कि जेनजेट प्रोटेस्टर्स हैं क्या और वहां पर क्या घटना हुई और सुशीला कार्की को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला बनता है जेनजेट क्या है। तो जेनजेट क्या है? जेनजेट यंग जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, उन्हीं को प्रोटेस्टर्स को जेनजेट कहा गया, उन्हें प्रोटेस्टर्स को जेनजेट प्रोटेस्टर्स कहा गया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री किनको बना दिया गया है? तो सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है। तो उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, वहां के राष्ट्रपति हैं। अब नेपाल चर्चा में है, तो नेपाल के आसपास में भारत के कौन से राज्य उससे लगते हैं, नेपाल की स्थिति क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमें अब जान लेना चाहिए। आज का हमारा पॉइंट था जेनजेट। हमने प्रयास किया कि काफी बातों को आपको बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम फिर से जो भी पॉइंट चर्चा में रहेंगे उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और किस किस प्रकार के एग्जाम में उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।